विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम आधुनिक हरियाणा का इतिहास के स्रोत ये करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। सोर्सेस ऑफ ए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, स्रोत, ठीक है। स्रोत जैसे सभी जानते हैं विद्यार्थियों के भाई मोटे तौर पे जो स्रोत थे भारत के इतिहास में, ये हरियाणा का ध्यान रखना। भारत का इतिहास, इसमें हमने पढ़ा था पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी वृत्तांत, लोक धाराएं, ये पढ़ा विद्यार्थियों, ठीक है। ये सिंपल सी बात, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पुरातात्विक का मतलब यह है कि पुराने तत्व, ठीक, पुराने तत्व, इससे तात्पर्य है। ये कभी सजीव भी रहे होंगे और निर्जीव भी, ये जमीन के नीचे भी ऊपरी सतह पे भी यहां पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे इंसान है उससे कोई जीवाश्म मिल जाए या कोई दूसरा जीव है उसके मिल जाए जमीन के नीचे, फिर कार्बन डेटिंग के द्वारा हम उसकी एज लगभग, एक्यूरेट नहीं, लगभग वो निकाल सकते हैं। या आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें आएगा ये। इसके साथ फिर जो सिक्के हैं, इमारतें हैं, स्मारक है, मर्दबांड है, इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख, इस प्रकार के वो इसमें आएंगे, ठीक है, वो भी इसी में आएंगे। साहित्यिक में फिर वही सारी बातें, साहित्य की पुस्तकें, बुक्स, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वे अधार्मिक हो, चाहे हिंदू धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, ईसाई धर्म की, पारसी धर्म की, यहूदी धर्म की, किसी की भी हो, ठीक है ना, उसमें फिर ये आएगा। जितने भी रिटन रिकॉर्ड हैं पुस्तकों के रूप में ये आएगा। विदेशी वृत्तांत में ये आएगा कि जो विदेशी यात्री जो आए भारत में और उन्होंने जो रिकॉर्ड छोड़ दिए, उनने जो पुस्तकें लिखी या कोई कुछ भी लिखा उन्होंने, तो वो आएंगे विदेशी वृत्तांत। जैसे मैगजीन आया तो इंडिका लिखी, तो उससे हमारे को मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी मिली। फायान आया तो गुप्त साम्राज्य के बारे में मिली। हुनसांग आया तो हर्षवर्धन के बारे में मिला। एल्बोर्नी आया तो मध्यकाल जो भारतीय जो संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति थी, समाज था, धर्म था, विज्ञान थी, उसके बारे में मिली। मुसलमानों के बारे में मिली। आधुनिक भारत में जो कंपनी आई थी, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगीज ही गए थे भारत से, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। लोक धारा है कि जनता का विचार, कि जिसको हम कहे किदवंती, कहानियां, रूमर्स, एक में जो फैल गई, जैसे कहते भी एक बात एक समय में अंधविश्वास लगती है लेकिन बाद में फिर वो परंपरा बन जाती है। ऐसा है कि कोई भी बात हम चलाएं तो वो एक अंधविश्वास है, लेकिन एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी फिर उस पर ही काम करती है, उस पर ही विश्वास करती है, तो फिर वो परंपरा बन गई।
जैसे पर्दा प्रथा, जाति प्रथा। क्यों? शुरू में तो एक अंधविश्वास था कि भाई ये क्या है, जाति प्रथा, आदमी आदमी से नफरत करता है, तो शुरू में तो एक मतलब गलत बात मानी गई, लेकिन बाद में जाके फिर ये परंपरा बन गई दोनों। जैसे अब फिलहाल 21वीं शताब्दी में, 20वीं के लास्ट में, तो ये टूटे, ये दोनों के दोनों जो परंपराएं हैं ये टूटती जा रही है। ठीक है, दोनों परंपराएं। तो अब जो बूढ़े आदमी थे उनको लगता कि नहीं, पर्दा प्रथा कैसे खत्म हो गई, कि पर्दा जो भव्य जो आजकल आ रही है वो क्यों नहीं कर रही। जो गांव के जो बूढ़े आदमी हैं तो वो आज भी मानते हैं कि ये जो भव्य आई, जो पढ़ लिख के आई, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए ठीक नहीं है। इन लड़कियों की, इन भवों को तो किसी की शर्म ही नहीं है, वो ये मानते हैं। जबकि ये बात भी क्लियर है कि पर्दा करने से कुछ भी नहीं होता है। पर्दा करके गांव के अंदर क्या औरतें हैं झगड़ा नहीं करती, क्या गालियां नहीं देती। इसलिए पर्दा कोई वो नहीं, लेकिन ये बता कि भाई लोग धाराएं हैं कि पर्दा चला। जाति प्रथा है इसी प्रकार कि जो बूढ़े आदमी तोड़ना नहीं चाह रहे थे। जैसे आज के अखबार में दी इंडियन एक्सप्रेस में, तो भारत के जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं माननीय, उनने कहा कि नहीं, जाति प्रथा है भारत में, आज के अखबार में कम हुई है लेकिन है, और उसको दूर करने के लिए प्रयास सरकार को करने चाहिए। तो ये लोग धाराएं बनती, यही बिगड़ती, यही होती कि आदमी ने क्या कहा। जैसे हम कहें कि भाई दिवाली कब मनाई गई, कोई स्रोत नहीं है सही रूप से। जो अनपढ़ आदमी है, गांव के आदमी है, वो तो यही कहेंगे नहीं, पहले से मनाते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, ये बात भी है। इसलिए जो बात एक बार चल पड़ी तो फिर आगे जाके परंपरा है, विश्वास है, श्रद्धा है, वो बन जाती है। इसलिए ये भारतीय इतिहास के स्रोत थे, उसके संदर्भ में थे। अब हरियाणा का जो इतिहास है, इसके जो स्रोत है, पहला सरकारी स्रोत, दूसरा निजी स्रोत या गैर सरकारी स्रोत, तीसरा मौखिक स्रोत। ठीक है, तो ये विद्यार्थी, ये तो ध्यान रखना है ही आप लोगों को सभी को, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना है, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो आधुनिक हरियाणा के स्रोत कर रहे हैं। तो सरकारी स्रोत का मतलब ये कि जो लेटर मुगल थे, या तो उनके स्रोत हो, उनके कोर्ट के, उनके जो नवाब थे वे रियासतों के, या कोई और अधिकारी। ठीक है ना, वे स्रोत हैं। इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके स्रोत, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके स्रोत, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्रोत 1857 में क्रांति, उसके बाद ये बंद हो गई। ठीक है ना, फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटेन की जो रानी है, उसके अंतर्गत चलेगा भारत का जो शासन प्रशासन था, एक वो। ठीक है, तो ये बातें। अब इसमें भी यह है कि भी सरकारी जो स्रोत है, कि इसमें ये फिर निजी स्रोत, जो भी आदमी व्यक्ति था, ऑफिसर मान लो, उसने कोई अपनी डायरी बना ली तो उसका स्रोत, उसने कुछ भी लिख लिया वो स्रोत है। कोई कॉपी है, किताब है, फाइल है, कोई भाई है, खाता भाई है, उस प्रकार का, उसमें स्रोत है। ठीक है, ये मौखिक स्रोत, इसका ध्यान रखो। इससे तात्पर्य ये विद्यार्थियों कि भाई 1947 में भारत आजाद हुआ, जैसे एक मोटी बात बता दूं
या भी 1857 की क्रांति हुई, उस समय जिसने भी देखा, वे अनपढ़ थे मान लो, उन्होंने ये बात कही फिर अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, कि भी अंग्रेजों ने हमारे को, भारतीयों को इस प्रकार मारा, इस प्रकार फांसी तोड़ दी, इस प्रकार बहादुर शाह जफर के जो बेटे और पोते थे उनको मार दिया, खूनी दरवाजा शूट आउट कर दिया हडसन ने। इसी प्रकार इसमें कभी भारतीय में मुसलमान और हिंदू का झगड़ा इस प्रकार हुआ। यहाँ के लोग बताएंगे भारत के कि मुसलमानों को हमने ऐसे किया, वहां के पाकिस्तानी बताएंगे कि हमने हिंदू के साथ ऐसे किया। इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है, जैसे मान लो इसको ही मान लो कि भी मौखिक रिकॉर्ड, कि भी नहीं पर्दा प्रथा तो बहु पहले से करता आई है, घूंघट तो, और भारत तो बहुत पहले, हम तभी अपनी दादी है और माँ है उनको पर्दा करते ही देखते। तो ये रिकॉर्ड है, ये मौखिक रिकॉर्ड है, ओरली रिकॉर्ड, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बात। अब इसमें सरकारी में आ जाओ, तो सरकारी रिकॉर्ड, इनके रिकॉर्ड, उसके साथ साथ फिर जो रिकॉर्ड थे वे जिला स्तर के रिकॉर्ड के स्रोत, गांव के स्रोत, ये स्रोत होंगे, क्योंकि जिला स्तर पे जो रिकॉर्ड है वो लगान के संबंधित और कानून के संबंधित ये रिकॉर्ड है। यहां पे गांव स्तर पे जो पंचायतें थी तो उनके बारे में उनका रिकॉर्ड। तो इस प्रकार रिकॉर्ड बने, इस प्रकार स्रोत बने, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो स्रोत सरकारी, निजी और मौखिक, ये स्रोत है। फिर सरकारी में जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र मान लीजिए जो बताई मैंने कि लेटर मुगल जो भी वो था, ठीक है, तो इसको हम दिल्ली मान ले, पहला रिकॉर्ड वो मान ले दिल्ली का न्यायालय, क्यों लेटर मुगल भी दिल्ली को राज करते थे जी, भले ही उनकी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र रहा हो, लेकिन मालिक वही थे, नाम मात्र के रहे हो लेकिन वही थे। ठीक है, उसके बाद फिर जो रियासतें थी उनके रिकॉर्ड, रियासतों के, ठीक है, रियासतों के जो नवाब थे या और अधिकारी थे या जो उनके कर्म जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और न्यायिक प्रणाली थी, उसके बारे में जो रिकॉर्ड है वहां पे, उनके रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये फिर जिला पंचायत स्तर पे ये रिकॉर्ड कौन सी भाषा में, एक तो फारसी भाषा में, एक उर्दू भाषा में, इसमें मिलेंगे बच्चों, फारसी और उर्दू, इस भाषा में मिले रिकॉर्ड मोस्टली, हिंदी में नहीं है, संस्कृत में या दूसरी भाषा में नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट की जो भाषा थी वो फारसी थी उस समय में, उर्दू थी, हिंदी बाद में आई है। ठीक है, तो ये रहा, ये बने, इस प्रकार बने। अब इसमें भी रिकॉर्ड में ये ध्यान रखो कि जो सरकारी रिकॉर्ड थे इसमें भी 3 प्रकार के रिकॉर्ड, 1 2 3 कि प्रेस लिस्टेड, सूचीबद्ध, लिस्टेड होता सूचीबद्ध बच्चों, सूचीबद्ध, प्रेस नॉन लिस्टेड कि भी गैर सूचीबद्ध, और यह है प्रमुख मामले, तीसरी, इसमें भी इस प्रकार है, इसमें भी इस प्रकार है रिकॉर्ड, हम जब बांटेंगे तो। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखो कि जो 1803 सरजी अजन गांव की संधि,
ये संधि हुई। किसमें? अंग्रेजों एंग्लो मराठा युद्ध के बाद। इसके तहत ये होता है कि दिल्ली के ऊपर जो दौलत राव सिंधिया, महादजी सिंधिया के उत्तराधिकारी, इनका अधिकार था वो खत्म हो गया। अब ये किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास। ये किसके पास आ बच्चों? अंग्रेजों के पास। इनका अधिकार किसके ऊपर हो गया? दिल्ली के ऊपर, अंग्रेजों का एक तरह से, ठीक, जो पहले दौलत राव सिंधिया का था। अब इन्होंने क्या किया? दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एरिया था उसका पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का। तो दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में हरियाणा भी था, हरियाणा के ऊपर भी अंग्रेजों का अधिकार हुआ। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। जब हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, और अधीन करके उसके बाद शासन करना शुरू किया, ठीक। और 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल था उसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बच्चों? दो भागों में। एक बंगाल और दूसरा बच्चों उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो एक तरह से आधुनिक उत्तर प्रदेश, इसमें बांट दिया। 1833 में। और हरियाणा फिर उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है इसका पार्ट बना, ठीक है। दो भागों में बांटा बंगाल को। एक बंगाल, क्यों बंगाल प्रांत बड़ा था और इसके साइड में उस पर अधिकार हो गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो हरियाणा फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत उसका भाग बना। और इसमें जो डिवीजन बनाए इन्होंने, कित डिवीजन, संभाग जो बनाए, 6 बनाए। 6 में से एक हरियाणा भी था। 6 भाग बनाए उत्तर पश्चिमी प्रांत के, संभाग डिवीजन वो बनाए, जिसमें से एक हरियाणा था, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखो बात कि 1803 से लेकर के बाद ये अंग्रेजों का दिन हो गया, और 1833 का जो है चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा दो भागों में बंगाल को बांटा गया, एक बंगाल एक उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का भाग बना हरियाणा। तो ये वहां तक रहा हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का भाग, 1833 से लेके 1857 की क्रांति तक, या एक्यूरेट डेट बताऊं फरवरी 1858 तक, ये एक्यूरेट डेट है बच्चों। यहां तक भाग रहा उत्तर पश्चिमी प्रांत का। तो इस तरह फरवरी 1858 तक ये उत्तर जो पश्चिमी प्रांत है उसका पार्ट रहा, ठीक। इसको साफ कर देता हूं विद्यार्थियों। फ्रेंड्स मुश्किल नहीं है, याद तो रखना पड़ेगा। बिना काम करे मेहनत करे बात नहीं बनेगी।
विद्यार्थियों, जो छोटे छोटे काम है ना, अगर हम कंटिन्यू उनको करते हैं तो वही हमारे को बड़ा बनाते हैं। इसलिए रोज पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए। ये नहीं कि भी एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे हम, 10 घंटे 12 घंटे रात को नहीं सोएंगे, वो उसका रिजल्ट कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ठीक है। तो 1803 में अंग्रेजों का दिन हुई वह हरियाणा। 1833 में चार्टर एक्ट आया। इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत उसका हिस्सा बना। फरवरी 1858 तक हिस्सा बना। ठीक है। अब उसके बाद फरवरी 1858 में ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो इसको बंगाल को बांटा गया था 2 भागों में, अब उससे हटा करके अब हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। पंजाब में तो 1966 तक हरियाणा पंजाब का एक भाग रहा, उसका हिस्सा रहा। ये इतिहास है। अब जो बात स्रोत की है, तो बात स्रोत की तो इसको बोलते हैं कि भी इसको रखा कहाँ जाता है, तो इंपीरियल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। ठीक है। इंपीरियल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, ये विद्यार्थियों कोलकाता था। उस समय कलकत्ता बोला जाता था। कलकत्ता 3 गांव से मिलके बना था। ठीक है। तो इसमें इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट ये था। ठीक है। जो स्रोत जहां पे रखे जाते हैं, सबसे पहले जो बात चली वो चली थी 1860 में। सैंडमैन, इन्होंने बात चलाई थी। ये ऑडिटर डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। इनने कहा कि जो ये दस्तावेज है इनको सुरक्षित रखना, इसको कहाँ रखा जाए। तो पहले यहां से बात चली। उसके बाद फिर आगे जो बात नहीं बन पाई, लेकिन 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, इसमें दस्तावेज रखे गए, इसमें रिकॉर्ड रखे गए, इसमें स्रोत रखे गए। ठीक है। 1891 में। इसके बाद 1911 में जब दिल्ली परिवर्तन की गई राजधानी, तो फिर दिल्ली आ गए। जो इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट था, फिर ये दिल्ली आ गया। तो 1947 के बाद इसको नेशनल आर्काइव, ठीक है, ये कहा गया। क्या नाम कहा गया? राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये नाम दिया गया। अब इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट नहीं रहा, अब राष्ट्रीय अभिलेखागार 1947 ये कहा गया। अब उसके बाद इसमें जितने भी दस्तावेज थे पुराने, वो सारे इसमें संग्रहालय में। ठीक है। 1930 में एक कमांडर इन चीफ के लिए एक बिल्डिंग बनी थी, जिसमें कमांडर इन चीफ रहते थे। आजादी के बाद उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो शिफ्ट हो गए। ठीक है। और इसका नाम रख दिया 3 मूर्ति भवन, 3 मूर्ति भवन, ये नाम रख दिया। और फिर इनकी मृत्यु के बाद इनको एक संग्रहालय बना दिया।
जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, ये बना दिया नाम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, ये नाम रख दिया इसका 1964। ठीक है, ये हुआ संग्रहालय सरकारी दस्तावेज। तो यहां उसके साथ फिर अभी 16 जून 2023 को इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ये नाम कर दिया विद्यार्थी। ठीक है, इसका भी ये नाम है, जवाहरलाल नेहरू जो म्यूजियम था ना, उसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जून 2023, इसका नाम बदल दिया। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनकी डेथ के बाद ये म्यूजियम संग्रहालय नाम दिया गया था। तीन मूर्ति भवन में ही म्यूजियम था, जो इससे बता कि 1930 में ये कमांडर इन चीफ के लिए रहने का एक स्थान था। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हैं उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहते थे, उसमें उनका निवास स्थान था। ठीक है, तो ये हुआ। अब बात है हरियाणा की, स्रोत कहां से मिलते? ये स्रोत भारत के संदर्भ में थे। तो ये स्रोत, इसको यहां कर देता हूं बच्चों, लाइब्रेरी सोसाइटी। अब इसमें हरियाणा कर देता हूं। जैसे बताया कि भारत नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस था उसका भाग रहा, तो उत्तर प्रदेश जो आधुनिक समय में कहा जाता है। तो एक तो इलाहाबाद जो आधुनिक समय में प्रयागराज नाम है, इसमें भी दस्तावेज मिलते हैं हरियाणा संबंध में। और आगरा सदर दीवानी निजामत अदालत और निजामत अदालत वो थी इलाहाबाद में। ठीक है, आगरा में भी दस्तावेज मिले। ठीक, इसके साथ फिर लंदन, जो यहां से दस्तावेज वो ले गए, वो रिकॉर्ड वहां भी है। इसके साथ जैसे मराठे आए तो दौलतराव सिंधिया थे, तो मध्य प्रदेश वहां भी दस्तावेज है हरियाणा के संदर्भ में। जयपुर यहां भी है, अजमेर यहां पर भी है, क्योंकि हरियाणा के साथ लगते, तो हरियाणा के संदर्भ में तो फिर दस्तावेज यहां भी मिलते विद्यार्थियों। ठीक है, और उसके साथ फिर लाहौर पाकिस्तान, क्यों पंजाब का हिस्सा रहा, ये हिस्सा, ये प्रयागराज, इलाहाबाद और आगरा जब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का हिस्सा जब थी बात से, लाहौर जो पंजाब का हिस्सा बना दिया जब की बात है। अब लाहौर के बाद फिर भारत पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत का बंटवारा। तो फिर पंजाब में पटियाला, जो अभिलेखागार था पंजाब सरकार का, जिसका हरियाणा भी हिस्सा था, तो वहां पे मिलते हैं। 1966 के बाद फिर चंडीगढ़ बन गए बच्चों हरियाणा का वो अभिलेखागार यहां बना। फिर 1975 में के बाद की बात हूं, 66 के बाद की चंडीगढ़, और फिर अब फिलहाल में पंचकुला यहां पर है हरियाणा का अभिलेखागार। ठीक है, उसके साथ साथ जो रियासतें थी उनमें रखे हुए हैं दस्तावेज।
एक हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकादमी। हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकादमी, कहां पे? गुरुग्राम, जिसका पहले नाम गुड़गांव था, यहां पर है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सारे दस्तावेज यहां पे रखे हुए। हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकादमी, उसमें सारे हुए। तो इस प्रकार यहाँ पे इसके हरियाणा के स्रोत हमारे को मिलते हैं। दिल्ली में भी, लंदन में भी, अजमेर में, मध्य प्रदेश में, और मराठे थे तो मराठे का अधिकार है तो पूना, यहां भी मिलते हैं। ये भी ध्यान रखें बात, ठीक है। हरियाणा के संदर्भ में स्रोत यहां पर मिलते हैं विद्यार्थी, ठीक है। क्योंकि 1803 में अंग्रेजों ने जब दौलतराव सिंधिया से दिल्ली ली तो फिर उसका हिस्सा हरियाणा में रहा था। 33 के बाद फिर बंगाल को बांटा गया, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, तो फिर वो हिस्सा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में रहा और 6 डिवीजन बनाए, एक डिवीजन फिर हरियाणा बना था, ठीक है। तो ये रहा। और उस समय में फिर जो डिवीजन बने यहां पे जो डिवीजन बने, एक तो हिसार, गुरुग्राम, गुड़गांव था जो पहले, और एक दिल्ली। तो यहां पर थे जो डिवीजन हरियाणा के संदर्भ में। तो यहां पे दस्तावेज रहे जो जिला स्तरीय रहे, जिला स्तर पे जो रहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोहतक, करनाल, जींद, अंबाला, हिसार, यहां पे रहे बच्चों। लेकिन ये स्रोत सारे मोस्टली फारसी और उर्दू में है, हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हरियाणा का जो इतिहास है, उनके जो स्रोत यहां केंद्रों पे, इन स्थानों पे रहे हैं। दिल्ली जो डिवीजन बना, जैसे बताया कि दिल्ली डिवीजन, तो यहां पे चीफ कमिश्नर जो ऑफिस था, इसके पास रिकॉर्ड थे, सारे के सारे रिकॉर्ड इनके पास थे, ठीक है। तो इसको साफ करो विद्यार्थियों। डेट विद्यार्थियों बस थोड़ा सा याद कर लो, एक बार नहीं होता, किसी को भी याद नहीं होता, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, उसका फिर उसका रिवीजन टाइमली करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अदरवाइज याद नहीं होता, कुछ भी याद नहीं होता। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो, उसका जो फल है वो अच्छा मिलेगा। तो अब समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ठीक है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जी शुरू में कम थे 19वीं शताब्दी में। जैसे हरियाणा समाचार पत्र था, रिफाए आम, दोनों के दोनों झज्जर से निकलते थे, दोनों। खैर अंदेश ये अंबाले से था, और ये लाला मुरलीधर है, उन्होंने निकाला था।
Lala Muralidhar was the first person who represented Haryana in the first session of Indian National Congress in 1885. That was Lala Muralidhar. ठीक है ना, खैर अंदेश अम्बाला से लाला मुरलीधर ने, ये यहाँ से फिर बाद में बंद हो गए, फिर बाद में बंद हो गए। उसके बाद जाट गजट और हरियाणा तिलक, ये समाचार पत्र निकले। जाट गजट और हरियाणा तिलक, ये 1916 में, ये 1923 में। ये सर छोटू राम उन्होंने निकाला, और ये पंडित श्री राम शर्मा, ये दोनों के दोनों अखबार भी उर्दू में थे और वीकली थे, साप्ताहिक। साप्ताहिक अखबार थे ये, ठीक है। तो सर छोटूराम का अखबार तो मंगलवार को आता था, ठीक, रोहतक से। ये दोनों झज्जर से, वो अम्बाले से, ये फिर बंद हो गए। ये दोनों रोहतक से, जाट गजट छोटूराम, हरियाणा तिलक, ये ठीक है। अब इसके बाद जो पत्रिकाएं निकली, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, ये पत्रिका है बच्चों, ठीक है ना, सप्त सिंधु पत्रिका। जन साहित्य, ये भी पत्रिका है। सुधारक, ये भी पत्रिका, ये गुरुकुल झज्जर से निकलती थी। सुधारक वो निकालते थे, गुरुकुल झज्जर। तो ये पत्रिकाएं हैं। इन समाचार पत्रों के साथ साथ द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान, सिविल एंड मिलिट्री, गजट, ये इंग्लिश के थे समाचार पत्र। उसके साथ साथ और दूसरे भी थे, जैसे इंसान था, ईमानदार, जमींदार था, एहसान था, प्रताप था, तो ये भी थे समाचार पत्र। और उसके साथ जो जर्नल भी निकले, हरियाणा रिसर्च जर्नल, हरियाणा रिसर्च जर्नल, ठीक है। ये डॉक्टर केसी यादव उनके उससे लिख ले। और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, ऑफ हरियाणा स्टडीज, ये दोनों डॉक्टर केसी यादव उनके प्रयास से निकले 1966 1967। शुरू में तो ये रेवाड़ी से निकले, उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, फिर वहां से निकले, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे जो हरियाणा के बारे में जो स्रोत है, सारे के सारे मिलते हैं इनमें, जो पीछे बताया उनमें भी, इसमें भी। इनमें जो जर्नल है हरियाणा रिसर्च जर्नल और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, इसमें भारतीय हरियाणा की जो संस्कृति, सामाजिक जो दशा है, वो सब कुछ वो लिखा जाता है। ये उस समय के, ये जाट गजट है जो अकादमी हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकादमी गुरुग्राम में, उसमें इसके फाइल या इसके कहे के वे प्रतिलिपि वहां मिलती है। और हरियाणा तिलक है जो रोहतक में सेवा आश्रम है, यहाँ इसके फाइल्स या प्रतिलिपि यहाँ मिलती है।
तो इस प्रकार विद्यार्थियों की हरियाणा का जो इतिहास है उसके जो स्रोत है वे थे। स्रोत का मतलब यह है विद्यार्थियों के भी हरियाणा के बारे में जानकारी आधुनिक समय में हमारे को किन किन बातों से मिली, किन किन माध्यमों से मिली, किन किताबों से मिली, किन पत्रिकाओं से मिली, किन समाचार पत्रों से मिली, किन जर्नल है उनसे मिली, और कुछ नहीं है। केवल उसके बारे में जानकारी हमारे को कहाँ कहाँ से मिलती है, केवल इस संदर्भ में इतना ही है। इसलिए परेशान नहीं होना, उदास नहीं होना कि भी ये तो कॉमन थे, है ये भी वही बात, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं ज़्यादा, लेकिन समझना फर्क है कि सरकारी है कि लेटर मुगल उनके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बारे में, और ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके बारे में, ठीक है। निजी स्रोत है, निजी स्रोत जो आदमी खुद के स्रोत है, जो कोई अधिकार है उसने अपनी फाइल बना ली, डायरी बना ली, कुछ रजिस्टर लिख लिया, कुछ कॉपी लिख लिया। जैसे भाई आप भी कुछ लिखते हो रोज की रोज, बहुत से आदमी लिखते हैं अपनी डायरी कि आज ये घटना घटी, आज ये घटी, पर्सनल डायरी भी लिखते हैं, और जो इर्द गिर्द घटनाएं घटती वो भी लिखते हैं। मौखिक ये है कि भी जो एक चल रही है, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि भी अंग्रेजों का शासन कैसा था, अंग्रेजों ने शासन को कैसे चलाया, जाति प्रथा कैसी थी, दिवाली कब से मनाते हैं, पर्दा प्रथा कब से थी, ठीक है। तो ये मौखिक ज्ञान है, मौखिक स्रोत है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आता है, ठीक। तो ये था बच्चों हरियाणा के, आधुनिक हरियाणा का जो इतिहास उसके स्रोत। तो सभी का धन्यवाद।